नमस्कार दोस्तों, हम कक्षा 7वीं के हमारा पर्यावरण से हमारी पृथ्वी के अंदर पाठ को पढ़ रहे थे और अब हम उसके अगले भाग को जा रहे हैं पढ़ने। दोस्तों, अगले भाग का जो नाम है शैल एवं खनिज है। आइए दोस्तों, हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, आप इसको देख रहे होंगे। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार की शैलों से बनी हुई है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के लिए भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। देखिए दोस्तों, भूगोल के अंतर्गत चाहे बहुत बड़ा पिंड हो, बहुत बड़ा पत्थर हो अथवा एक बालू का छोटा सा कण ही क्यों न हो, इन सभी चीज़ों को हम शैल या फिर चट्टान कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। इन शैलों को कई भागों में बांटा गया है। मुख्यतः 3 रूपों में इन शैलों को बांटा गया है। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने उसको हाईलाइटेड कर रखा है। आप इसको देख सकते हैं कि प्रमुख ये 3 प्रकार की शैलें हैं। नंबर 1 आग्नेय चट्टान या फिर इग्नियस रॉक या फिर इग्नियस शैल। दूसरी है अवसादी या फिर सेडिमेंट्री। और तीसरी है कायांतर यानी जिसे मेटोमॉर्फिक शैल भी कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा हो जाता है, वो इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इसे प्राथमिक शैल भी बोलते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। देखिए दोस्तों, जब मैग्मा धरती से बाहर आता है तो सबसे पहली बार जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे आग्नेय शैल बोलते हैं। दोस्तों, जो आग्नेय शैल होती है बहुत ही ज़्यादा कठोर होती है और इसके अंतर्गत जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, इसको प्राथमिक शैल बोलते हैं, यानी इसी शैल के बाद ही किसी और शैल का निर्माण होता है। यदि यह शैल नहीं बनती है तो दूसरी कोई शैल नहीं बनती है। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ये सबसे पहली बार जो शैल पाई गई थी वो भी आग्नेय शैल ही पाई गई थी। मित्रों, दोस्तों अभी हमने एक बात की थी कि ये 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है येलो कलर से, आप देख रहे होंगे। आप दोस्तों इसको देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जब भी जो लावा है यानी जो मैग्मा है, मैग्मा जब धरती के ऊपर आ जाए यानी क्रस्ट के ऊपर आ जाए तो वो बहिर्भेदी है, और जब वो धरती के अंदर ही रह जाता है उसे अंतर्भेदी बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और कुछ और जानकारियाँ लेते हैं। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तब वह तेज़ी से ठंडा हो जाता है और ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार के बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत ही महीन कणों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। दोस्तों, मैंने अभी ये बात बताई थी कि जब लावा धरती के ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो वो बहिर्भेदी कहलाता है। अच्छा, इस प्रकार के जो शैल होते हैं जो बनते हैं उसे बेसाल्ट बोलते हैं। दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से बना हुआ है। दोस्तों, ये मैंने बात आपको बता दी है। अगला जो है वह अंतर्भेदी आग्नेय शैल है। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। हाँ, ये मैंने इसको जूम कर दिया दोस्तों। अब आप पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैलों का उदाहरण है। ले या मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए इसे अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है। वे ग्रेनाइट के बने हुए होते हैं। शैल ढुलमुल चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। यह अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। यह अदृश्य अवसाद दबकर एवं कठोर होकर के शैल की परत बनते हैं और इस प्रकार के शैलों को अवसादी शैल के भी नाम से जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों, क्या होता है, लगातार चट्टानों में, शैलों में अपक्षय एवं अपर्दन की क्रिया के द्वारा, अपक्षय और अपर्दन की क्रिया के द्वारा, अपक्षय अपर्दन का मैं आपको आम बोलचाल की भाषा में समझा दूं कि कटाव, ठीक है। अपक्षय अपर्दन को मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा किसी दिन। आप इसका मतलब ये समझिए कि कटाव होता है, शैलों का कटाव होता है। तो उसके शैलों के कटाव होने से अवसादों का निर्माण होता है, यानी कि कटाव से जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वह अवसाद कहलाते हैं। और वो बाद में अवसाद क्या होते हैं, एक जगह जाकर के जमा हो जाते हैं और जमा हो जाने के कारण उसे अवसादी शैल के भी नाम से जाना जाता है, जिसका एक एग्जाम्पल अभी हमने ग्रेनाइट का लिया है दोस्तों।
ग्रेनाइट जो है धरती के अंदर पाया जाता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये अपरदन के कारण बाहर निकल कर के आता है, या मानव के क्रियाकलापों के द्वारा भी वह बाहर आता है। किसी भी भौतिक या फिर जैविक क्रियाकलाप के अंतर्गत भी ये ग्रेनाइट ऊपर को आता है। दोस्तों इसके द्वारा कुछ अवसादी शैल के द्वारा ढेर सारी अन्य चीज़ों का निर्माण होता है, जैसे बलुआ पत्थर, रेत के दानों का बनना इत्यादि। दोस्तों इन शैलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। हाँ, यहाँ पे जीवाश्म मिलते हैं। आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं मिलते, आप इसको ध्यान रखना। आप ये गलती मत कर देना। कभी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो उसका सीधा जो आंसर होगा दोस्तों वो आग्नेय शैल। आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे जाते हैं बातें करने। शैल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। बिल्कुल, शैल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं। इसके बारे में ढेर सारी बातें हैं दोस्तों, आप पढ़ लेना कौन कौन से खेल होते हैं। चलिए अब हम कुछ और जानते हैं। हाँ, यहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा है दोस्तों, अब इसको एक बार ज़रा देख लीजिए, फिर मैं आपको चित्र भी दिखा के समझाऊंगा। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित होता है। एक शैल दूसरे शैल में क्या है कि एक शैल दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। बिल्कुल, इसे रॉक साइकिल भी बोलते हैं दोस्तों। मैं इसके बारे में भी बताऊंगा किस प्रकार से जो आग्नेय शैल है वो आग्नेय शैल जो अवसादी शैल में बदलता है, अवसादी शैल से कायांतरी शैल में दिखाई देता है। यहाँ पे आपको एक चित्र है, आप जरा चित्र को देखिए। आग्नेय शैल है, अब ये जो आग्नेय शैल है वो अवसादी शैल में, यह आग्नेय शैल अवसादी शैल में आ गया है। अवसादी शैल से अभी ठीक है कायांतरी शैल में चला गया, कायांतरी शैल से अभी दोबारा से मैग्मा हो गया। इसके बारे में दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा मैं पहले मैं पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। आप जानते हैं द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। यह आग्नेय शैल धीरे धीरे टुकड़ों में टूट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हुए अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय शैल अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघल करके द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर के ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। चित्र आप देख लीजिए दोस्तों। मुझे लगता है कि ढेर सारी चीज़ें समझ में आ गई। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। शैल विभिन्न खनिजों से बने हुए होते। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं जाने वाले पदार्थ जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इसका उपयोग उद्योगों, औषधियों एवं उर्वरकों में भी किया जाता है। लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। चलिए दोस्तों ये पाठ पूरा हुआ। आपको मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। एक तो शैलों के महत्व के एक तो मैं आपको खनिजों के महत्व के बारे में बता देता हूँ। शैलों में ही खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों आपको ध्यान होगा कि मनुष्य ने सबसे पहली बार जिस धातु का उपयोग किया था वो था तांबा। तांबा के बाद लोहा आया। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो शैल हैं, शैलों से पाने वाले जो खनिज है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने एक और शब्द का प्रयोग किया था पिछले दिनों कि आग्नेय शैल के अलावा जो दूसरी शैलें हैं अवसादी या कायांतरित, तो उसके अंदर जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म क्या होता है ज़रा हम देख लेते हैं। बस स्क्रीन पर भी ऑरेंज बॉक्स में बना रखा है, बताया इन्होंने शब्दावली के रूप में। हाँ, जीवाश्म शैलों की परतों में दबे हुए मृत पौधों एवं जीव जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। दोस्तों जब कोई भी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे मृत प्राय हो जाते हैं तो एक शैलों से दूसरे शैलों को बीच में दब जाते हैं। दबने के कारण ये दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों, जिसे जीवाश्म बोलते हैं। जीवाश्मों के बारे में जानकारी, यानी ये जो जीवाश्म कितने पुराने हैं और ये पेड़ पौधे थे या जीव जंतु थे, क्या वो डायनासोर थे या किसी ज्वालामुखी उद्गार के कारण ये जीवाश्म बने हैं या भूकंप के कारण जीवाश्म बने हैं, इन जीवाश्मों की आयु क्या होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों जानकारी हमें एक विधि है जिसे बोलते हैं कार्बन 14 विधि, C14 विधि। C14 विधि से हम जीवाश्मों की आयु के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। ये सारी मैंने बात बता दी है। इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान, ये ब्लू बॉक्स में आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए ज़रा। हाँ, लैटिन शब्द इग्नियस जिसका अर्थ होता है अग्नि। हाँ, मैंने ये बात बता दी है
क्योंकि ये मैग्मा चैम्बर से निकल के आता है ना, ये लावा होता है। आगे चलते हैं, सेडिमेंट्री। लैटिन शब्द सेडिमेंट जिसका अर्थ होता है स्थिर होना। बिल्कुल दोस्तों, ये मैंने आपको बता दी है। उसका तो मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फस से बना है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तित होना। दोस्तों ये मैंने सारी बातें आपको बता दी है। एक बार मैं फिर से ये नीचे आता हूँ। अच्छा, और कुछ करके सीखें। आपको एक है ताजमहल का एक आपको चित्र दिख रहा होगा दोस्तों। दूसरी तरफ लाल किला का चित्र दिखाई दे रहा होगा। जो ताजमहल है वो सफ़ेद संगमरमर से बना है, यानी चूना पत्थर से, कैल्शियम कार्बोनेट, मेटामॉर्फिक रॉक। और जो दूसरा है वो लाल किला है, वो बलुआ पत्थर से बना है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था ना, उसके बारे में जानकारी ली थी। चलिए आगे चलते थोड़ा सा। आपको वो चित्र कहाँ चला गया, सबसे नीचे होगा। हाँ दोस्तों, ज़रा ये देखिए दोस्तों, क्या होता है कि मैग्मा चैम्बर से, ज़रा इस चित्र को देखिए आपको समझ आ रहा है दोस्तों। मैग्मा चैम्बर से क्या होता है, लावा बाहर आता है, लावा फिर वो बेसाल्ट बन जाता है। उसके बाद अपक्षय पर्दन के द्वारा धीरे धीरे पर्वतों से कटाई हो करके वो कभी मैदानों में जमा होता है, तो कभी जाके नदियों में जाकर के जमा होता है, नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में जाके जमा होता है। तो जब मैदानी क्षेत्रों में वो जमा होता है मित्रों, तो वहाँ पे वो रूपांतरित या फिर कायांतरित रूप धारण कर लेता है। कभी वो चूना पत्थर बन जाए, कभी वो संगमरमर बन जाएगा, कभी वो बलुआ पत्थर बन जाएगा। इसके अलावा जब वो जाकर के नदियों के किनारे डेल्टा में जाके जमा होगा, तो डेल्टा के बाद जो भी जमा हुआ वो साधे धीरे धीरे और नीचे को चले जाते हैं, और वो नीचे जाते जाते वो दुर्बल मंडल तक पहुंच जाते हैं। दुर्बल मंडल से फिर वो जो अवसाद है वो मैग्मा चैम्बर तक पहुंच जाते हैं, और दोबारा ये जो साइकिल है वो पूरा चलता रहता है। यानी मैग्मा चैम्बर से दोबारा वो पर्वतों के पास चले जाते हैं, पर्वतों से फिर वो ज्वालामुखी उद्गार होता है, वेंट के द्वारा, नली के द्वारा, फिर वो पर्वतों के ऊपर बाहर निकलते हैं, फिर वो दोबारा बेसाल्ट का निर्माण करते हैं। हालांकि दोस्तों ऐसा होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने आपको एनसीईआरटी को अच्छे से समझा दिया है। दोस्तों जानकारियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं, आप उन सभी को 6th क्लास की एनसीईआरटी में कवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में। बाय बाय आप सभी लोगों को, बाय बाय।